तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी अभी हम लोगों ने यूनान में राष्ट्रीयता का उदय पढ़ा। अब हम देखते हैं हंगरी के बारे में। हंगरी की बात करें हम लोग तो राष्ट्रवादी भावना के प्रसार का रूप हंगरी पर भी प्रभाव पड़ता है। हंगरी पर देखा जाए तो ऑस्ट्रिया का पूर्ण प्रभुत्व था। ऑस्ट्रिया जो था उसका पूर्ण प्रभुत्व हंगरी पर था। यही कारण है कि इससे पूर्व ऑस्ट्रिया हंगरी के नाम से इन देशों को जाना जाता था। लेकिन इसी बीच में 1848 की जो फ्रांसीसी क्रांति होती है, इस क्रांति का प्रभाव हंगरी पर पड़ता है और इस क्रांति के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। तो हंगरी जो था, हंगरी पर ऑस्ट्रिया का पूर्ण प्रभुत्व था। पूर्ण प्रभुत्व था। ऑस्ट्रिया पर हंगरी पर ऑस्ट्रिया का पूर्ण प्रभुत्व था। लेकिन 1848 के फ्रांसीसी क्रांति से 1848 के फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर यहां भी राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ हुआ। राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो इस प्रकार से 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव से जब हंगरी में राष्ट्रवादी आंदोलन की शुरुआत हुई तो इस आंदोलन का नेतृत्व कोसुथ तथा फ्रांसिस डिक नामक दो क्रांतिकारियों ने किया। इस आंदोलन का नेतृत्व कोसुथ और फ्रांसिस डिक नामक दो क्रांतिकारियों ने किया। कोसुथ जो था वह लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक था और वह वर्गहीन समाज के अपने सिद्धांतों को हंगरी में प्रसारित कर रहा था। कोसुथ लोकतांत्रिक विचारों वाला व्यक्ति था और वह वर्गहीन समाज के अपने सिद्धांतों को हंगरी के जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा था। लेकिन उस पर ऑस्ट्रिया के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया जाता है। ऑस्ट्रिया के द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। उधर फ्रांस में लुई फिलिप के पतन का भी हंगरी के राष्ट्रवादियों पर विशेष प्रभाव पड़ता है। जो फ्रांस के शासक लुई फिलिप हैं, तो लुई फिलिप का पतन जब हो जाता है तो उस पतन का प्रभाव भी हंगरी के राष्ट्रवादी आंदोलनकारियों पर बहुत विशेष रूप से पड़ता है। कोसुथ जो एक लोकतांत्रिक विचारों वाला व्यक्ति था, उसने ऑस्ट्रियाई आधिपत्य तथा करने का मतलब ऑस्ट्रियाई आधिपत्य का विरोध करना शुरू कर देता है तथा व्यवस्था में बदलाव की मांग करता है कि हम लोग ऑस्ट्रिया के आधिपत्य में रहना नहीं चाहते हैं, हम लोग एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हम लोग इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। ऐसा मांग कोसुथ रखता है और वहां पर एक राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू हो जाता है। इसका प्रभाव ऑस्ट्रिया और हंगरी दोनों देशों की जनता पर पड़ता है। यानी ऑस्ट्रिया की भी जनता अब धीरे धीरे यह चाहती है कि हंगरी को अलग कर दिया जाए और देश में गृह युद्ध न छिड़े, हम लोग शांति के माहौल से रहें। और हंगरी के लोग भी चाहते थे कि हम लोग एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाएं। तो इस प्रकार से जो है कि आंदोलन माने बहुत ज्यादा जो है अपने उन्नति के शिखर पर पहुंच जाता है। अब अंततः क्या होता है कि जब ये आंदोलन इतनी तीव्र हो जाती है, दोनों देशों की जनता इसको सपोर्ट करने लगते हैं, तब जो है कि ऑस्ट्रियाई जो सरकार थी, ऑस्ट्रियाई शासन 31 मार्च 1848 ईस्वी को
इन जनता के सामने झुक जाती है और ऑस्ट्रिया जो है हंगरी की कई बातों को मानने को तैयार हो जाता है। जब ये दोनों देशों में आंदोलन उग्र हो जाता है तो ऑस्ट्रियाई सरकार झुक जाती है और ऑस्ट्रियाई सरकार झुक करके हंगरी की कई बातें मानने को तैयार हो जाती है। तो इस क्या होता है, हमने देखा कि आंदोलन प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन का नेतृत्व कोसुत तथा फ्रांसिस डिक नामक क्रांतिकारियों द्वारा किया जाता है। अब कोसुत जो था एक लोकतांत्रिक विचारधारा वाला व्यक्ति था, तो यह आंदोलन उग्र हो जाता है और इधर क्या होता है कि फ्रांस के शासक लुई फिलिप के पतन का विशेष प्रभाव राष्ट्रीय आंदोलन पर पड़ता है। और क्या होता है, अंततः 31 मार्च 1848 ईस्वी को ऑस्ट्रियाई सरकार हंगरी की कई बातें मान लेती है। इस प्रकार क्या होता है कि इस आंदोलन के आगे ऑस्ट्रियाई सरकार को झुकना पड़ता है और ऑस्ट्रियाई सरकार हंगरी की कई बातें मान लेती है। किन किन बातों को माना जाता है, तो सबसे पहला जो बात यह माना जाता है कि अब हंगरी में स्वतंत्र मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा। हंगरी में स्वतंत्र मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा और इस स्वतंत्र मंत्री परिषद में केवल हंगरी के नागरिक ही शामिल होंगे। केवल हंगरी के जनता ही इसमें शामिल होंगे, केवल हंगरी के मंत्री बनेंगे। ये पहला जो है मान लिया जाता है। दूसरा, प्रेस की स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया जाता है। प्रेस की स्वतंत्रता स्वीकार लिया जाता है। इससे पहले हंगरी में प्रेस पर प्रतिबंध था। प्रेस को जो है कि स्वतंत्रता नहीं थी, तो प्रेस की स्वतंत्रता को भी स्वीकार कर लिया जाता है कि अब प्रेस यहां पर स्वतंत्र रहेगी। तीसरा, सामंती प्रथा को समाप्त कर दिया जाता है। तीसरा, सामंती प्रथा को समाप्त कर दिया जाता है, समाप्त किया जाता है। चौथा क्या निर्णय लिया जाता है, तो चौथा निर्णय लिया जाता है कि वहां पर हंगरी में एक सुरक्षा सेना का गठन किया जाता है। सुरक्षा सेना का गठन किया जाता है। सुरक्षा सेना का गठन किया जाता है और एक अंतिम निर्णय यह होता है कि प्रतिनिधि सभा जो है, प्रतिनिधि सभा डायट की बैठक
प्रत्येक वर्ष राजधानी बुडापेस्ट में आयोजित होगा। यह निर्णय लिया जाता है। एक बात बता दूं कि कभी कभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में पूछा जाता है कि हंगरी की भाषा क्या थी, तो हंगरी की भाषा मैग्योर थी, ठीक ना, याद कर लीजिएगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि इन बातों को मान लिया जाता है और अंततः यह कहा जाए कि हंगरी की राष्ट्रीय अस्मिता को स्वीकार कर लिया जाता है। अब यहां से ऑस्ट्रिया से अलग होकर के हंगरी एक नया स्वतंत्र राष्ट्र बन जाता है। तो राष्ट्रवादी यूरोप में जो राष्ट्रवाद का आगमन हुआ था उसका यह प्रभाव जो है हंगरी पर भी देखा जाता है। इसके बाद अगला प्रभाव पोलैंड पर दिखाएंगे। अगला प्रभाव किस पर है? पोलैंड पर। जब पोलैंड की हम बात करें तो पोलैंड में राष्ट्रवादी भावना के कारण रूसी शासन के विरुद्ध विद्रोह हो गया। पोलैंड पर उस समय जो सोवियत संघ रूस था उसका प्रभाव था। पोलैंड पर साम्यवादी शासन था और उस साम्यवादी शासन को सोवियत संघ रूस का समर्थन प्राप्त था, या यूं कहा जाए कि सोवियत संघ रूस के अधीन पोलैंड था। तो इस राष्ट्रवाद के परिणाम स्वरूप पोलैंड के जनता में भी राष्ट्रीयता की भावना आती है और वे लोग भी रूसी शासन के विरुद्ध जो है आंदोलन शुरू कर देते हैं। जो 1830 की क्रांति का प्रभाव यहां आया था, उसके प्रभाव में आकर के यहाँ के उदारवादियों ने व्यापक आंदोलन किया। रूस की स्वतंत्रता के लिए, रूस से अपने आप को स्वतंत्र कराने के लिए, रूस के प्रभाव को खत्म करने के लिए वहां के उदारवादियों ने एक जबरदस्त आंदोलन किया। परंतु इंग्लैंड और फ्रांस की सहायता जैसे अन्य देशों को मिली थी वैसे पोलैंड की सरकार को नहीं मिली। पोलैंड के जनता को इंग्लैंड एवं फ्रांस आदि देशों की सहायता नहीं मिली। इस कारण से रूस के द्वारा इस आंदोलन को दबा दिया गया और पोलैंड के विद्रोह को कुचल दिया गया और यह आंदोलन सफल नहीं हो सका। तो पोलैंड में ज्यादा कुछ नहीं था। पोलैंड में जो राष्ट्रवादी आंदोलन हुआ था, राष्ट्रीय आंदोलन असफल रहा। इसके बाद बोहेमिया की बात करते हैं। बोहेमिया एक अन्य देश बोहेमिया आता है। बोहेमिया भी ऑस्ट्रियाई प्रभुत्व के अधीन था। बोहेमिया ऑस्ट्रिया के अधीन था। ऑस्ट्रिया के अधीन था और पोलैंड रूस के अधीन था। तो ऑस्ट्रिया के अधीन था बोहेमिया। तो जिस तरह से हंगरी में राष्ट्रवादी आंदोलन हुआ, हंगरी राष्ट्रवादी आंदोलन से प्रभावित होकर के यहाँ के जनता ने भी विद्रोह शुरू कर दिया। हंगरी के स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित होकर के और बोहेमिया के लोगों ने भी ऑस्ट्रियाई प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए, ऑस्ट्रियाई शासन को समाप्त करने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। बोहेमिया में चेक जनजाति के लोग रहते थे। बोहेमिया में चेक जनजाति बहुसंख्यक थे। चेक जनजाति के लोग, और इन लोगों ने अपने स्वशासन के लिए, स्वयं सत्ता के लिए आंदोलन शुरू किया। तो हंगरी के तरह ही ऑस्ट्रिया ने इनके स्वतंत्रता आंदोलन को भी स्वीकार कर लिया और इनकी स्वतंत्रता को मान्यता दे दिया। बोहेमिया की स्वतंत्रता को मान्यता ऑस्ट्रिया ने प्रदान कर दिया।
परंतु वहां के आंदोलनकारियों ने जो है कि आंदोलन को समाप्त नहीं किया और यह आंदोलन धीरे 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 हिंसात्मक रूप धारण कर लिया। देखिए, यहां जो मांगे रखी गई, सरकार ने इस मांगों को मांग लिया, लेकिन जनता से यहीं पर चूक हो गई और उन लोगों को आंदोलन समाप्त करने की बजाय वे इस आंदोलन को और हिंसात्मक बना दिया और परिणाम यह हुआ कि ऑस्ट्रिया द्वारा इस आंदोलन का पूरी क्रूरता के साथ दमन कर दिया गया। कारण बस यही था कि एक अच्छे नेतृत्वकर्ता का यहाँ अभाव था और इस कारण से भीड़ जो है उग्र हो गई, आंदोलन उग्र हो गया, हिंसात्मक रूप धारण कर लिया। परिणामतः ऑस्ट्रिया के द्वारा इस आंदोलन को पूरी क्रूरतापूर्वक दमन कर दिया गया और कहा जाए कि बोहेमिया में होने वाले जो राष्ट्रवादी आंदोलन थी, राष्ट्रवादी क्रांति थी, इस क्रांति की उपलब्धियां अस्थायी नहीं रह सकी, क्योंकि इस क्रांति का परिणाम यह हुआ था कि इसकी स्वतंत्रता को ऑस्ट्रिया के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। परंतु इतने के बावजूद भी जनता जो है उग्र हो गई और परिणाम गलत निकला। यहाँ के आंदोलन को ऑस्ट्रिया के द्वारा कुचल दिया गया। तो कुल मिलाकर के इन सभी परिप्रेक्ष्य में हमने देखा कि इस प्रकार यूरोपीय राष्ट्रवाद के परिणाम स्वरूप इन सभी देशों में राष्ट्रवादी आंदोलन हुए, कई देशों का एकीकरण हुआ। इसके कुछ और भी राष्ट्रवादी यूरोप में राष्ट्रवाद का परिणाम, इसके और भी कई परिणाम थे जिसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो हम देखेंगे कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद के परिणाम इतने सारे थे, तो इसका कुछ और भी परिणाम निकला। ऐसे तो कहा जाए कि यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का विकास फ्रांसीसी क्रांति के गर्भ से ही उत्पन्न हो गया था, जो मूर्त रूप से यूरोपीय राज्यों के एकीकरण के रूप में हमारे सामने आता है। इसके अलावा कई राष्ट्रों की स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में भी हमारे सामने आता है। इसके बावजूद भी जो है कि अन्य कई परिणाम देखने को मिलता है। ऐसे तो छोटे बड़े कई स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय हुआ, लेकिन इसका एक नकारात्मक पक्ष भी देखने को मिला। यूरोप में राष्ट्रवाद के परिणाम एक नकारात्मक देखने को मिला। नकारात्मक पक्ष, इसके एक नकारात्मक पक्ष की बात करें तो यह थी संकीर्ण राष्ट्रवाद। संकीर्ण राष्ट्रवाद, ये संकीर्ण राष्ट्रवाद क्या है? तो संकीर्ण राष्ट्रवाद के रूप में यह हुआ कि यूरोपीय देशों में अब लोगों में इस राष्ट्रवाद का परिणाम यह हुआ कि उनके लिए उनका राष्ट्र ही सब कुछ हो गया। वो अपने राष्ट्र के लिए किसी हद तक जाने को तैयार थे, जो एक नकारात्मक पक्ष कहा जाता है। क्योंकि इसी के कारण यूरोप में दो बड़े बड़े युद्ध हुए और सबसे बड़ी बात यह हुई कि साम्राज्यवादी लिप्साएं बढ़ने लगी। साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद आदि का विकास इस संकीर्ण राष्ट्रवाद के कारण ही हुआ, जो यह यूरोप में राष्ट्रवाद का एक नकारात्मक पक्ष था। साम्राज्यवादी प्रवृत्तियां बढ़ी और अन्य चीजों का विकास हुआ और इसका परिणाम हुआ कि सबसे पहले यूरोप के छोटे छोटे देशों को, फिर एशियाई देशों को, अफ्रीकी देशों को अपने गर्त में ले लिया और इनका खूब शोषण किया गया। तो और अंत में जो है कि पूरा बाल्कन क्षेत्र, एक ओटोमन साम्राज्य ध्वस्त हो गया और पूरा बाल्कन क्षेत्र युद्ध का अखाड़ा बन गया। तो यह एक नकारात्मक पक्ष था यूरोपीय राष्ट्रवाद का। इसके कुछ कहा जाए कि अच्छा पक्ष भी रहा। कह रहा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रादुर्भाव से प्रथमतः यूरोप बल्कि पूरे विश्व जिसके जो है ना कि प्रभावित हुआ, जिसके कारण अफ्रीका में एशियाई देशों में उपनिवेशों के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन की लहर जाग गई और कई
राष्ट्र जो है कि अपने अधीनता को समाप्त करके स्वतंत्रता प्राप्त किया। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग भारतीय राष्ट्रवाद को भी देख सकते हैं। यानी यह कहा जाए कि यूरोपीय राष्ट्रवाद का संदेश भारत में भी पहुंचा। इसका स्पष्ट उदाहरण हम देखते हैं कि मैसूर के जो शासक टीपू सुल्तान थे, वे स्वयं 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित थे और उस क्रांति से प्रभावित होकर के उन्होंने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी और स्वयं भी उसका सदस्य बने थे। अब जैकोबिन क्लब क्या है, इस चीज को जानने के लिए आप हमारे पूर्व की वीडियो देख लीजिएगा, जिसमें हमने फ्रांसीसी क्रांति का जिक्र किया है। उसमें हम जैकोबिन क्लब के बारे में बताएं। तो उन्होंने जैकोबिन क्लब की सदस्यता स्वीकार कर ली तथा श्रीरंगपट्टम में स्वतंत्रता के प्रतीक वृक्ष लगवाया। इसके अन्य राजा राम मोहन राय भी इसका एक अच्छा उदाहरण हो जाते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में रुचि लेते थे। 1821 की नेपल्स की क्रांति की विफलता पर उन्होंने दुख प्रकट किया तथा 1823 के स्पेनिश स्वतंत्रता आंदोलन की सफलता पर उन्होंने उत्सव भोज दिया था। तो कुल मिलाकर के हम देखते हैं कि यूरोपीय राष्ट्रवाद का परिणाम बहुत व्यापक निकला। इस यूरोपीय राष्ट्रवाद के परिणाम स्वरूप पहले यूरोप में जो है कि राष्ट्रीयता की भावना जन्म लेती है और धीरे धीरे पूरे विश्व को प्रभावित करती है और पूरे विश्व के मानचित्र में तथा यूरोप के राष्ट्रीय मानचित्र में बदलाव आता है। साथ ही कई औपनिवेशिक देश स्वतंत्र हो जाते हैं और इसी के साथ हमारा ये वीडियो आज समाप्त होता है और इस तरह से यूरोप में राष्ट्रवाद अध्याय भी समाप्त होता है। कैसा लगा वीडियो आप हम लोगों को जरूर बताइए और यदि आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, आपको लगता है कि आपकी तैयारी इस तरह से हो सकती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। तब तक के लिए हम आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद।